So hello everyone, welcome to the next video of Indian economy on the eve of independence। तो ये हमारा चैप्टर चल रहा था, इसी का ये फोर्थ पार्ट है चैप्टर का। इससे पहले हम ऑलरेडी 3 पार्ट्स देख चुके हैं और लास्ट पार्ट में हमने बात करी थी द स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंडीशन क्या थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इस वाले पार्ट में हम देखेंगे जो फॉरेन ट्रेड था हमारा, उस फॉरेन ट्रेड की कंडीशन क्या थी। अब देखो इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर समझ में आ जाएगा जितना भी जिस भी तरीके से मैं समझाऊंगा यहाँ पर आप लोगों को, क्योंकि सब वही चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हम थोड़ा थोड़ा पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड जैसे कि हमको मालूम है कि ब्रिटिश रूलिंग से पहले हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी या जो भी हमारे अदर जो प्रोडक्ट्स थे उनकी ओवरऑल मार्केट में, वर्ल्ड के मार्केट में बहुत डिमांड थी। ठीक है, जो हमारे यहाँ से सिल्क प्रोडक्ट सेल होता था या बहुत तरीके के हम जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उसको सेल करते थे। इसके अलावा जो प्रीशियस स्टोन्स हमारे यहाँ पर होते थे उनको बहुत ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते थे अलग अलग कंट्रीज़ में, तो उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। बट धीरे धीरे जैसे ही ब्रिटिश रूलिंग हुई और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किस तरीके से, वो पिछले टॉपिक में, पिछले वीडियो में भी हमने देखा, जो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी उसके थ्रू किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, अपना जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज थी उसको, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, उसकी जो नीड्स है उसको पूरा करने के लिए हमें किस तरीके से नेट एक्सपोर्टर बना दिया रॉ मटेरियल का, और उन्हीं प्रोडक्ट को फिर बना करके हमारे मार्केट में बेच करके हमको नेट इंपोर्टर बना दिया फिनिश गुड का। तो वही सब चीजें यहाँ पर इसमें हमको समझनी है। तो देखिए जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमको क्या कर दिया था बच्चे, कन्वर्ट कर दिया था किसमें, नेट एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ मटेरियल। हम सिर्फ ब्रिटेन को क्या कर रहे थे, रॉ मटेरियल ही एक्सपोर्ट कर रहे थे, इसके अलावा किसी तरीके की कोई भी फिनिश गुड हम ब्रिटेन को या अदर कंट्रीज को अब एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो जो टैरिफ पॉलिसी ब्रिटेन ने बनाई थी कि जहां पर सिर्फ जो ट्रेड होगा वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के साथ में रहे, बाकी अदर कंट्रीज के साथ में ना रहे। दूसरा, नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड। तो हमको क्या कर दिया था, नेट इंपोर्टर बना दिया था फिनिश गुड का। तो हमारे ही रॉ मटेरियल को यूज करके हमारी ही कंट्री में प्रोडक्ट को सेल जो किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसी वजह से जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। पिछले वीडियो में हमने देखा था। तो अब यहां पर भी जो फॉरेन ट्रेड था, उस फॉरेन ट्रेड में हम क्या, सिर्फ क्या पार्टिसिपेशन था हमारा, सिर्फ एज अ नेट एक्सपोर्टर हम थे, वो भी किसके, ओनली रॉ मटेरियल के, और नेट इंपोर्टर थे सिर्फ फिनिश गुड के, और किसके साथ में, ओनली ब्रिटेन के साथ में, बाकी अदर किसी कंट्री के साथ में नहीं। तो हम रॉ जो सिल्क होता है वो एक्सपोर्ट करते थे, कॉटन हो गया, वूल हो गया, जूट हो गया, इंडिगो, सुगर, ये सब चीजें हम लोग क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। तो सब रॉ मटेरियल हैं, और इसके प्लेस में फिर जो वुलन क्लोथ्स हो गए वो लोग हम परचेज करते थे ब्रिटेन से, या जो भी जो क्लोथ्स बने होते थे या अदर तरीके की जो फिनिश गुड होती हैं उसको हम इंपोर्ट किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट इज मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उस ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या हो गया था, मोनोपोली कंट्रोल हो गया था इंडिया के फॉरेन ट्रेड में। मोनोपोली का मतलब आप समझते हो, मोनोपोली मतलब सिंगल, और पॉली मीन्स कंट्रोलर जो होता है, मोनोपोली मीन्स सिंगल कंट्रोलर, या जैसे हमने 11th क्लास में पढ़ा था मार्केट वाले चैप्टर में, मोनोपोली मीन्स सिंगल सेलर। तो बस ये समझ लीजिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका मोनोपोली कंट्रोल था, एक अधिकार था, सिर्फ ब्रिटेन का ही क्या था, कंट्रोल था हमारे फॉरेन ट्रेड में। तो मोर देन 50% जो ट्रेड था वो डायरेक्ट किसके साथ में होता था, हमारा ब्रिटेन के साथ में होता था। ओवरऑल ट्रेड का 50% से ज्यादा का जो ट्रेड था वो सिर्फ ब्रिटेन के साथ में था, बाकी रेस्ट जो 50% था वो अदर जो कंट्रीज थे उसके साथ में था, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा सही नहीं था ड्यू टू द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। ठीक है, उस पॉइंट को याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी चीज कि मोनोपोली कंट्रोल तो था, लेकिन दूसरी तरफ हम क्या थे, सेम ऊपर वाला जो पॉइंट है, एक्सपोर्टर ऑफ ओनली रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ ओनली फिनिश गुड्स। सिर्फ एक्सपोर्ट करते थे क्या, रॉ मटेरियल, और इंपोर्ट करते थे क्या, सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड। तो मोनोपोली कंट्रोल भी है, मोर देन 50% से ज्यादा ब्रिटेन के साथ में है, लेकिन वो जो ट्रेड है वो ट्रेड कैसा है, जिसमें हम सिर्फ एक्सपोर्टर हैं रॉ मटेरियल के और इंपोर्टर हैं किसके, फिनिश गुड के। ये चीज इंपॉर्टेंट है ध्यान देने वाली, और कुछ नया नहीं है, सब वही पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं अगेन एंड अगेन, तो इतना डिफिकल्टी आपको नहीं होगी इसको समझने में। नेक्स्ट, सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट टू ब्रिटिश।
अब ट्रेड सरप्लस था हमारे यहां पर, लेकिन बेनिफिट किसको हो रहा था? सिर्फ ब्रिटिशर्स को हो रहा था। अब ऐसा क्यों था कि ट्रेड सरप्लस था? ट्रेड सरप्लस का मतलब क्या होता है, पहले इसको थोड़ा सा समझ लो। यहां पर ट्रेड सरप्लस एक कॉन्सेप्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अभी इसको हम समझेंगे आगे जाकर के, और इसी तरीके से इसी से रिलेटेड एक टॉपिक आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये बैलेंस ऑफ जो ट्रेड है ये इस बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही पार्ट है। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? ओवरऑल ट्रांजैक्शंस होते हैं बिटवीन वन कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। किसी को हमने क्या दिया, किसी से क्या लिया, क्या गुड्स बेची, क्या गुड्स खरीदी, क्या सर्विसेज दी, क्या सर्विसेज ली, कितना जो इन्वेस्टमेंट किया, कितना इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में है, वो ओवरऑल ट्रांजेक्शन बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, और उसी का एक पार्ट होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। पढ़ेंगे इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इस बैलेंस ऑफ ट्रेड में बेसिकली हम क्या देखते हैं? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स देखते हैं। तो जब कभी हमारे जो ये एक्सपोर्ट होंगे, जब भी एक्सपोर्ट क्या होंगे? इंपोर्ट से ग्रेटर होंगे, तो ऐसे केस में क्या होगा? वो हमारा सरप्लस ट्रेड होगा, यानी कि फायदे का सौदा होगा हमारे लिए वो। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर कहानी कुछ और है। ट्रेड तो सरप्लस है, लेकिन बेनिफिट किसको है? ब्रिटिश को है। अब ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो क्या हो रहा था कि हम लोग जो एक्सपोर्ट कर रहे थे वो सिर्फ क्या थी? प्राइमरी गुड्स थी, ना कि फिनिश गुड थी। और जब हम प्राइमरी गुड्स ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, ध्यान रखना इस चीज को, प्राइमरी गुड्स ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और फिनिश गुड इंपोर्ट करते हैं, तो ऐसे केस में ट्रेड सरप्लस होने के बावजूद भी हमको कभी बेनिफिट या प्रॉफिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें मालूम है कि जो रॉ मटेरियल है हमारा, जितना भी रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल उतना प्रॉफिट प्रोवाइड नहीं करता जितना प्रॉफिट हमको जो फाइनल गुड्स होती हैं या फिनिश गुड्स होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं। ठीक है भाई, जो फाइनल गुड हैं, जो फिनिश गुड हैं, इनका प्राइस क्या होता है? ज्यादा होता है, रॉ मटेरियल सस्ता होता है। तो अब इसको हम ज्यादा सेल भी करें तब भी हमको प्रॉफिट नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि हम ये ज्यादा इंपोर्ट कर रहे थे। ठीक है ना? तो ये इंपोर्ट करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे लिए लॉस है। अब हम चाहे कितना ही रॉ मटेरियल क्यों ना सेल करें, कितना ही रॉ मटेरियल क्यों ना एक्सपोर्ट करें, अगर हम सेम टाइम पे ये फिनिश गुड को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में ध्यान रखना कि कभी भी फायदा नहीं होने वाला, प्रॉफिट नहीं होने वाला। और यही रीजन था कि हमारा सरप्लस ट्रेड होने के बावजूद भी बेनिफिट हमको नहीं था, ब्रिटिशर्स को था, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ क्या एक्सपोर्ट कर रहे थे? प्राइमरी गुड एक्सपोर्ट कर रहे थे, ना कि फिनिश गुड। अगर ये एक्सपोर्ट कर रहे होते तो हाँ, जाहिर सी बात है कि हमारा सरप्लस ट्रेड अगर होता तो हमको बेनिफिट होता। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, तो ये क्या होता है? इस तरीके की सिचुएशन क्या होती है? बैकवर्डनेस को शो करती है। बैकवर्डनेस को ही बता रहा है, क्योंकि हम फिनिश गुड नहीं बना पा रहे, इसको एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, इसको हम क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि बता रहा है कि हमारी इकोनॉमी में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, और विदाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन इकोनॉमी क्या शो करती है? बैकवर्डनेस को शो करती है। इस चीज को ध्यान में रखना। देन बोल रहा है डिस्पाइट द सरप्लस ट्रेड एसेंशियल कमोडिटीज रिमेन्ड डेफिसिट इन द डोमेस्टिक मार्केट। अब ट्रेड सरप्लस होने के बावजूद भी जो एसेंशियल कमोडिटीज थी, फूड ग्रेन्स हो गया, जो भी एसेंशियल गुड्स होती हैं, नेसेसरी गुड्स होती हैं, ठीक है, उनकी क्या था? उनकी कमी थी हमारी डोमेस्टिक मार्केट में। यानी कि वो उतना अवेलेबल नहीं था कि सब लोगों की नीड्स जो हैं वो पूरी हो सकें, सरप्लस ट्रेड होने के बाद भी। ठीक है ना? अब उसका रीजन क्या है? रीजन ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरीके से हम सिर्फ रॉ मटेरियल ही एक्सपोर्ट कर रहे थे और जो फाइनल गुड्स थी उसको इंपोर्ट कर रहे थे। तो सरप्लस ट्रेड था, लेकिन एसेंशियल कमोडिटी अभी भी क्या थी? कम थी डोमेस्टिक मार्केट में। इसके अलावा सरप्लस वाज नॉट यूज्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो सरप्लस ट्रेड था, ये जो सरप्लस ट्रेड हो रहा था, ये सरप्लस ट्रेड भी किसी भी तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं हो रहा था। यानी कि ऐसा नहीं था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहां पर बेनिफिट हो गया, या उनको बेनिफिट हो रहा है, या हमारा सरप्लस ट्रेड हो रहा है तो हम उस सरप्लस ट्रेड का जो भी पैसा है, जो भी मनी है, उसको कहीं ग्रोथ और डेवलपमेंट में यूज कर रहे थे। ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसके बजाय ये यूज होता था कहां पर? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव। ठीक है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में खर्च हो रहा था गवर्नमेंट का, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन काम वो कर रही थी, चाहे वो किसी भी तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो, उन सभी में उस एक्सपेंसेस को यूज करती थी, या वो यूज होता था जो वॉर जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लड़ी थी। यानी कि जो भी वॉर उनकी हुई थी किसी भी कंट्री के साथ में, जो उन्होंने वॉर हुआ होगा, उसको पूरा करने के लिए इस एक्सपेंसेस को क्या करता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज करता था। तो ये ध्यान रखना कि वो सरप्लस कभी भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं किया गया, वो सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थे उसमें यूज किया गया, और दूसरा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो फाइट या जो भी वॉर उनकी हुई होगी उसमें ही उसको क्या किया गया? यूज किया गया।
तो ये ओवरऑल हमारे फॉरेन ट्रेड की कंडीशन थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो देखो इसमें कुछ नया पॉइंट नहीं आया है, ये सब ऑलरेडी वो पॉइंट है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो भी पिछली वीडियोस हमने देखी हैं। अगर नहीं देखी तो प्लीज पहले उन वीडियोस को देखिए, सीक्वेंस में वीडियोस देखिए, तब जाकर के कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर होंगे, अदरवाइज इस तरीके से फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो ये पूरा का पूरा हमारा ये टॉपिक था। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे और उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।